हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का विज्ञान का पार्ट है जीव जनन कैसे करते हैं, उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है परागण या फिर पॉलिनेशन। देखिए, परागण की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिए कि हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की पौधों के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि फूल जो है वो पौधे का लैंगिक भाग है। उसमें हमने देखा था कि स्त्री केसर और पुंकेसर दो भाग हैं। स्त्री केसर वो हिस्सा है जो कि मादा भाग होता है पुष्प का, और पुंकेसर वो हिस्सा है जो कि नर भाग होता है किसी भी पुष्प का। अब हमने पढ़ा था कि जो पुंकेसर है उसमें हमारे पास पॉलन ग्रेन्स, पराग कण पाए जाते हैं, तो वो नर हिस्सा है। और फिर हमने पढ़ा था जो मादा हिस्सा स्त्री केसर है, उसके अंदर हमारे पास जो है ओवरी जो है वो अंडाशय जो है वो होता है। तो अब यहाँ पे देखिए होता क्या, परागण या पॉलिनेशन जो है वो होता क्या है वास्तव में। तो निषेचन के लिए, निषेचन किसको कहते हैं, जब दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं, फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। तो निषेचन के लिए परागणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना जरूरी होता है। तो निषेचन तभी होगा अगर परागण किसी नर भाग से वो झड़ेंगे या पहुंच जाएंगे किसी न किसी तरह, चाहे वो उसे कीट लेकर आएँ, चाहे वो कोई चिड़िया लेकर आए, चाहे वो हवा से उड़ के जाएँ, चाहे वो अपने आप ही झड़ जाएँ वहाँ पर। तो किसी न किसी तरीके से जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर पहुँचने जो है आवश्यक होते हैं। तो यही जो पराग कोश जो है से स्टिग्मा तक जब पॉलन ग्रेन जो पहुंचते हैं, जिसको परागकण कहते हैं, इसी परागकण की एक उससे परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है उसी को हम कहते हैं परागण। तो परागण जो है वो मुख्य तौर पर दो प्रकार का होता है परागण। अब वो जो परागकोश से परागण है वो दो प्रकार से पहुंच सकते हैं। या तो मान लीजिए एक फूल है और उसी के जो परागकोश हैं वहीं से परागण झड़कर उसी की वर्तिका पर गिर जाएं फूल की, तो ये परागण कैसा हो गया, स्वपरागण हो गया। यानी उसी फूल, एक ही फूल में नर हिस्सा था, उसके परागकोश से परागण झड़े और वो उसी पुष्प के वर्तिका पर जो है वो गिर गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही पुष्प में जो है परागण का स्थानांतरण हो गया परागणों का, तो ये कहलाएगा स्वपरागण। लेकिन पर परागण क्या है, अगर एक फूल पे से जो परागकोश के जो परागकण हैं वो किसी तरह उड़कर किसी उसी पौधे के दूसरे फूल पे या किसी दूसरे पौधे के किसी दूसरे फूल पर अगर गिर पहुंच जाते हैं तो वो कहलाएगा पर परागण। तो पर परागण में और स्वपरागण में आई एम श्योर आपको अंतर समझ में आएगा। पर परागण में क्या है, पर परागण दूसरा, पर क्या है दूसरे को। तो जब किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाएं या किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाएं तो वो कहलाएगा पर परागण। लेकिन यदि किसी पुष्प के परागकोश से परागण जो है वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं तो वो कहलाएगा स्वपरागण। दोनों में अंतर समझ लेते हैं। देखिए क्या है, थोड़ा आपको और आसानी समझ में आएगा। स्वपरागण क्या है, इसमें एक पुष्प के परागण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। स्वपरागण में क्या है, उसी पुष्प, एक ही फूल है, उसका जो हमारे पास मान लीजिए कि ये नर हिस्सा है परागकोश, ये परागण झड़ेंगे और इसी की वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें एक पुष्प के परागण अपनी ही जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। तो दूसरा है तो दूसरे फूल पे गिरेंगे, उसी पौधे के दूसरे फूल पे या किसी दूसरे पौधे पे। फिर क्या है स्वपरागण में, इसमें किसी साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए अगर एक ही फूल है उस पर से अगर परागकोश में से परागण जो है वो गिरने हैं तो उसके लिए किसी हवा की, किसी कीट की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप ही पकेंगे, झड़ेंगे, अपने आप ही वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। तो किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी पुष्प से परागकण जो है वो दूसरे पुष्प तक लेकर जाने हैं तो या तो वो हवा आपके माध्यम चाहिए तो हवा लेकर जाएगी, या फिर कीट लेकर जाएगा, या फिर कोई पानी आप मान सकते हैं, या फिर कोई चिड़िया है वो लेकर जाएगी। इस प्रकार से जब पर परागण होता है तो किसी न किसी साधन या माध्यम से, वायु है, जल है, इसकी आवश्यकता होती है। अब जो स्वपरागण है वो केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही संभव है। द्विलिंगी मैंने आपको बताया था जहाँ पे एक पौधों में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, नर और मादा। तो उसी से नर हिस्से से परागकोश या परागकण जो है वो झड़ जाएंगे वहाँ से परागकोश से, तो उसके लिए पौधों का द्विलिंगी पुष्प होना जो है वो आवश्यक है। लेकिन यह क्रिया क्या है, जो पर परागण है वो एक लिंगी पुष्प में भी हो सकती है और द्विलिंगी पुष्प, दोनों ही प्रकार के पौधों में ये प्रक्रिया जो है वो हो सकती है। फिर
स्वपरागण के लिए जरूरी है कि पुष्प जो है वो छोटा हो, और पुष्प के लिए रस, सुगंध और मकरंद की आवश्यकता नहीं होती। तो स्वपरागण पुष्प जितना बड़ा होगा तो उसमें उस पर वर्तिकाग्र पर जो कण के परागकण के गिरने की संभावना कम होती है। तो आमतौर पर छोटे पुष्प होंगे तो बड़ी आसानी से वहीं पे झड़कर और उसी के अंदर वो वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। और उसके लिए किसी विशेष गंध या सुगंध, क्योंकि गंध है या रंग है, ये इन सब की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब किसी कीट की आवश्यकता आकर्षित करने के लिए, या फिर किसी चिड़िया चाहिए हमें कोई कि वो आए और वो एक रस से एक पुष्प बैठे और फिर वहाँ से परागण दूसरे पुष्प पे ले जाए उड़कर। तो यहाँ पे इसमें जो स्वपरागण में जो पुष्प है छोटा होता है, इसमें पुष्प बड़ा होता है ताकि कीट जो आसानी से आकर्षित हों, आसानी से बैठ सकें, चिड़िया भी आसानी से बैठ सके और हवा जो उसको आसानी से उड़ाकर ले जा सके। तो ये मुख्य अंतर है अगर हम बात करें स्वपरागण में परपरागण में। स्वपरागण के तो परागण पहले क्या है? पॉलिनेशन जिसे कहते हैं, किसी एक पौधे से जो परागकोश से परागण जो है किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर इसका स्थानांतरण जो है ये कहलाएगा परागण या फिर पॉलिनेशन। परागण दो प्रकार का है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या है? एक पुष्प से परागण जो है अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे अगर तो वो स्वपरागण, और अगर एक पुष्प के परागकण जो है वो दूसरे पुष्प पे गिरे जाके तो वो कहलाएगा परपरागण। स्वपरागण के लिए किसी साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है, चाहे वायु है चाहे जल है। स्वपरागण जो है वो केवल द्विलिंगी पौधों में ही संभव है, जहाँ पे एक ही पुष्प के अंदर दोनों लिंग यानी कि नर और मादा दोनों ही भाग, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही उपस्थित हों। यहाँ पे ये जो क्रिया है परपरागण की वो एक लिंगी पौधों में भी हो सकती है और द्विलिंगी में भी हो सकती है। स्वपरागण के लिए पुष्प का छोटा होना आवश्यक है और किसी विशेष गंध या फिर किसी विशेष जो है रंग की आवश्यकता नहीं है, जबकि परपरागण के लिए पौधे का बड़ा होना आवश्यक है ताकि कीट जो है वो आसानी से आकर्षित हों और आसानी से वो परागण कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास, परागण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। थैंक यू।